दोस्तों, आज 1 नवंबर हो चुका। बहुत सारे व्यस्तता और महामारी कोरोना का जो ये प्रकोप है, ये लगातार जहां कम होना चाहिए वहां बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में, कई गांवों में, और वहीं सियासतदान अपनी कुर्सी के लिए लगातार भाग रहे हैं। बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और बिहार में दूसरे चरण विधानसभा का दूसरे चरण का चुनाव मत कल होगा। आज भी डोर टू डोर लोग कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। और मज़े की बात है कि वो जितने भी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, ये जनता उनके पीछे भाग रही है। उन्हें कहीं कोई कोरोना का कोई डर या कोई कोरोना नहीं हो रहा, लेकिन शहरों में जो घरों में हैं, अपनी हिफाजत में हैं, उन्हें ज़्यादा कोरोना का डर सता रहा है या कोरोना हो रहा। ऐसी सूरत में कोरोना है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है लोगों के लिए। लेकिन डर है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज़ है, हम सबको हिफाजत करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो ये मोबाइल पे ये जो बहुत ही इरिटेटिंग कोरोना के पे अमिताभ बच्चन के बाकी की आवाज़ें आ रही हैं, वो जो ज़रूरी होता है किसी से अर्जेंट बात करना, कोई कहीं किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को परिवार को बताना है, किसी के साथ कोई और घटना है, तो वो 5 मिनट तो वो डायलॉग सुनने में लग जाता है। फिर उनका फ़ोन ही नहीं मिलता है, या फ़ोन कट जाता है, या कोई और हो जाता है, तो आदमी जो है इमरजेंसी कॉल नहीं कर सकता। तो मेरा मानना है कि ये जो जितनी भी टोन है, इसको ख़त्म कर देनी चाहिए। सरकार को, जनता को, सबको पता है कि हमें इससे बचना है। ये सारी एक बार एक इंस्ट्रक्शन होता है, या मान लीजिए इसको संडे को या एक हफ्ते में एक बार ये इंस्ट्रक्शन देने की बात करें। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी सरकार के हाथ में है। वो उसके द्वारा, और प्रधानमंत्री अपनी मन की बातें बाकी मंत्री करते रहते हैं, तो उसके द्वारा वो मैसेज देते रहें बीच बीच में। जनता जागरूक है, जानती है, लेकिन ये रोज़ हर मोबाइल के अंदर कि कभी भी आप एक बार मोबाइल करें, 10 बार करें, 20 बार करें, आपको वही टोन मिलता रहेगा। तो वो जो इरिटेशन हो रहा है, उससे जो आदमी जो है परेशान हो गया है, उसको ख़त्म होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और हम सब ठीक ठाक रहें, समाज की सेवा करें। जहाँ जो गलत कर रहे हैं वो हो रहा है। देश की क्या हालत है वो हम सब जानते हैं। देश को किस तरह से लोग निचोड़ कर के अपना सत्ता, अपना व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो कॉरपोरेट हों, चाहे और कोई लोग हों, क्योंकि वहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। और सभी जो दबंग है, जिनके हाथ में है, वो सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर 544 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उसमें 2 अंग्रेज को रखने का व्यवस्था है। चूँकि देश हमारा आज़ाद नहीं है, हमारा एक राष्ट्र नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भारत राष्ट्र नहीं है, एक राज्य, गणराज्य कहलाता है। तो ये राज्य है, न कि राष्ट्र है। भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये आज़ाद नहीं है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो कानूनविद जानते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इस पे आवाज़ उठा सकें। बुद्धिजीवी लोग भी अपने दायरे में रहते हैं, और जनता जो है, चूँकि उनको रोजी रोटी से मतलब है, उनको पेट पालने से मतलब है, तो वो उन चीज़ों में नहीं पड़ते। लेकिन बहुत सारी जागरूकता आई है, बहुत सारे बदलाव भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे क्या होगा ये सब हमें भी देखना है, आपको भी देखना है। लेकिन जो आवाज़ नहीं उठाता वो गूंगे हैं, बहरे हैं, और आने वाले सारे उसके जो जनरेशन है वो भी गूंगे बहरे ही पैदा लेते हैं और गूंगे बहरे हो जाते हैं। और इस तरह से हम अपने अधिकारों का हनन करते हैं, शोषण करते हैं, अपने अधिकारों को हम लोग उसकी हत्या कर रहे हैं। हम अधिकार पाना चाहते हैं, हम शांति और सद्भावना चाहते हैं, हम पीस कीपिंग चाहते हैं, लेकिन जनता, हम सभी ही अपने अधिकारों का हत्या कर रहे हैं। तो हम सभी दोषी हैं, और इस दोष को समझना होगा।
एकजुटता दिखानी होगी और तभी हम सभी मिल कर के अपने अधिकारों का, अपने रोटी कपड़ा मकान का, अपने रोज़गार का, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे सेना हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी सही ढंग से रह सकते हैं। और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा और एएनपी अथक प्रयास करता रहा और कर रहा है। बहुत लोगों को जोड़ने की हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन तथाकथित लोग जो बिचौलिए हैं या जो लोग गलत काम करने वाले लोग हैं, जो लोग शॉर्टकट में अपनी लाइफ गुजारते हैं, जो लोग अहम और अपने जिद द्वेष में जीते हैं, वो हमारे और आपके जो अच्छे मिशन और विजन होते हैं उसको तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि समाज के अंदर जो एक अच्छे नेक नीति वाले लोग हैं और वहीं दूसरे जो है शैतान लोग हैं, उसमें कोई जात पात नहीं होता। हमें एक बार कहा गया कि रावण को राक्षस कहा जाता है, क्योंकि राक्षसों का उनका सेना था, जबकि वो रावण एक ब्राह्मण परिवार से थे। तो क्या वो ब्राह्मण राक्षस हो सकता है, राक्षस ब्राह्मण हो सकता है? तो ये जो बहस होती है, तो इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति काम जो करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो सैयद हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, जो काम जैसा करेगा वो वैसा पाता है, वैसा उसका एक रूप बन जाता है। तो इसलिए हमें किसी पे इस तरह का जात पात का, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करनी चाहिए। एक नीचे जाति जिसको आप कहते हैं, या वो गलत काम करता है, छोटा काम करता है, गलत काम तो खैर होता नहीं है, जो छोटा काम करता है वो भी एक इंसान है, चाहे वो मैला ढोता हो, चाहे वो सफाई करता हो, हम उसको हे दृष्टि से न देखें। समानता की आज मनाएं, हम एक राष्ट्रीय एकता का जो है हम लोगों ने जो है कल मनाया परसों। तो इन सारी चीज़ों को हम एकता की बात करते हैं, तो एकता तभी हो सकती है जब हम विभिन्नताओं में एकता दिखाते हैं, जब हम सभी एक होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भाषा बोलता हो, सभी अगर हम समानता के साथ रहेंगे, सबकी इज्जत करेंगे तो होगा। कल बड़ा जो आज मान लीजिए ब्राह्मण है, अगर उनको कोई नौकरी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अगर वो कोई सफाई का काम करता है तो वो जो है अछूत नहीं हो जाएगा, वो क्षुद्र नहीं हो जाएगा, बल्कि वो ब्राह्मण ही रहेगा। तो इस तरह से हम काम कोई भी है, काम सबको करना चाहिए और मिलके करना चाहिए। और काम में किसी तरह की ऊंच नीच नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए जो समाज के अंदर बना रखा। तो आज ज़रूरत है कि समानता का, एकता का, और बिना किसी भेदभाव का, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सिख हो या किसी तरह का स्थल हो, सभी जगह सभी को जाने आने का छूट होनी चाहिए। और ये जो आजकल एक धार्मिक जिहाद और बहुत सारे जिहाद, लब जिहाद और क्या क्या आ गए हैं, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म होनी चाहिए। चूँकि कोई भी एक जवान लड़का जो 18 साल से ऊपर है, लड़की है, वो अगर मन से, चाहे किसी भी जात का हो, किसी धर्म का हो, वो शादी करना चाहते हैं तो उनकी छूट होनी चाहिए, उनको शादी करने की हो, तभी जो है अभी असमानता मिटेगी। हमारे समाज में बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे बड़े लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने अपनी जात छोड़ के दूसरी जातों में अपनी लड़कियां दी हैं, लड़का दिए हैं। ये ऐसे हमारे बहुत सारे लीडरों का है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी हम वो नाम भी बताने के लिए आपको तैयार होंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सभी मिल कर के रहें, और हम जो पृथ्वीवासी हैं, पृथ्वी के ऊपर जितने लोग हैं, वो अलग अलग अपने कामों के माध्यम से हमने जो है जात और धर्म को बांट लिया है। हमने अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और अंग्रेज़ और वगैरह वगैरह हम नाम देने लगे हैं। अलग अलग भूखंड को अपने बांट कर करके हम जो है कहते हैं कि ये मेरी जगह है, जबकि ये पूरी पृथ्वी हमारी है, हर मनुष्य का है, एक मानव का है, एक इंसान का है। उसी को आगे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हम लगातार आपसे सुशासन और मानवाधिकार पे बात करते रहे अपनी किताबों का, उसी का एक कड़ी लगातार हम चला रहे हैं। हम लगातार आपको मज़दूर, किसान और सभी जो समस्याएं उनको लेके चलें। अभी हम आज थोड़ा सा और कृषि पे ही ध्यान देना चाहते हैं, और हम बताना चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों की स्थिति सुधारनी चाहिए। जब तक अन्नदाता की आंखों में आंसू रहेगा, तब तक देश कृषि क्षेत्र में पूर्ण रूप से तरक्की नहीं कर सकता। किसानों द्वारा आत्महत्या करना, खेती किसानों छोड़कर रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन करना, खेती करने वाले किसानों को मजदूर बनाना चिंता का बात है। सर, आज किसानों द्वारा आत्महत्या करने, खेती किसानी छोड़कर रोजगार के लिए
के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। खेती करने वाले किसानों का मजदूर बनना चिंता की बात है। सरकार की किसानों के प्रति इस तरह की उदासीनता मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। एक किसान अपनी फसल के बल पर अपने साल भर खाने पीने, बच्चों को पढ़ाने लिखाने, लड़कियों की शादी करने का सपना पाले रखता है, पर पैदावार की कमी से सपने अधूरे रह जाते हैं। कृषि नीति पर गहन विचार विमर्श करने और कारगर नीति बनाने के लिए तत्काल प्रयास करने की ज़रूरत है। उन किसानों के बारे में विशेष रूप से सोचना होगा जो बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। भारत के शहरी क्षेत्र दुनिया के विकसित देशों से टक्कर ले रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों का चेहरा को कब चमकेगा, यह चिंता की बात है। इसके लिए किसानों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नई कृषि नीति बनाने की ज़रूरत है। इसमें खेती के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। नाबार्ड के से काफ़ी रियायत दर पर किसानों को ऋण प्राप्त होते हैं। सिर्फ ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों से ही किसानों का भला नहीं हो सकता। भारत में आज किसानों को विशेष पैकेज की ज़रूरत है। हर 3 साल बाद किसानों द्वारा लिए गए ऋण की समीक्षा की जानी चाहिए। जो किसान ऋण वापस न करने में असमर्थ हैं, उनकी स्थिति पर विचार होना चाहिए। संभव हो तो उनके ऋण को माफ़ कर देना चाहिए। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर और कम किए जाने की ज़रूरत है। किसानों को ऋण लेने के लिए बिचौलियों का सहारा न लेना पड़े, इसके लिए किसान का पहचान पत्र और उसके खेत के कागजात की काफ़ी माने रखते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा नष्ट हुए फसलों से तमाम किसान दुखी होते रहते हैं। ऐसे में इन स्थिति में सरकार को किसान को राहत देने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में संकट की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वे असम जैसे राज्यों को विशेष पैकेज दिए जाने की ज़रूरत है। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने की ज़रूरत है। भारत में दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत है। इसके साथ ही शुष्क जो सूखा हुआ भूमि है वैसे क्षेत्रों में अनुसंधान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंचाई क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंचाईगत निवेश में मात्रात्मक वृद्धि करने का प्रयास होना चाहिए। केंद्र और राज्य में इस संबंध में और बेहतर तारतम्य स्थापित हो। जब तक ग्रामीण विकास व कृषि के प्रति हमारा रवैया ज़्यादा प्रगतिशील नहीं होगा, तब तक हमें यथोचित सफलता नहीं मिलेगी। मेरा मानना है कि किसान राष्ट्रीय गौरव होते हैं, परंतु यह गौरव उन्हें नहीं मिलता। किसान समस्याओं से घिरा रहता है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, सभी मानव को एक समान समझना है और सबको मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करना है, तो सबसे पहले ग्राम देवता किसान को गौरव देना चाहिए। वे सभी के लिए अन्न उपजाते हैं, वे हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, वे अपनी पसीना बहाते हैं, वे दिन रात मिट्टी में लगे रहते हैं। उन्हें अनपढ़, गंवार, पिछड़ा न समझा जाए, बल्कि उन्हें भारत का रत्न माना जाए। मेरा विचार है कि देश के समस्त किसानों का ब्यौरा तैयार किया जाना चाहिए और उन किसानों को प्रशस्ति पत्र देते हुए उन्हें हर तरह की सहूलियत प्रदान की जानी चाहिए जिन्होंने उत्पादन बढ़ाने व कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। ऐसा करने से किसानों के प्रति हम अपना फर्ज निभाएंगे तथा उन्हें राष्ट्र के प्रति और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। कल्पना कीजिए, यदि सभी किसान खेती करना बंद कर दें और अपने खेतों को व्यापारियों के साथ बेचकर खुद दूसरा काम करने लगें, तो इस देश का क्या होगा। भारत जैसा विशाल आबादी वाला देश कहां से और कितना अनाज आयात करेगा। आज किसानों को कृषि कार्य की तरफ से फिर से उन्मुख करने के लिए एक योजना बनाने की ज़रूरत है। जो किसान अपने खेतों को बेचकर शहरों में बसने लगे हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। आगे आने वाले खतरों को देखते हुए हमें अभी से सावधान होने की ज़रूरत है। इसके लिए जहां कृषि क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए हमें भूमि सुधार कार्यक्रम को तेजी से लागू करने की ज़रूरत है, वहीं वैज्ञानिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए भी गहन प्रयास करने की ज़रूरत है। उन्नतिशील बीजों, उन्मुक्त उर्वरकों की बाजार में उपलब्धता बनाए रखने का भी हमारा प्रयास होना चाहिए। इसके साथ ही अनाजों के भंडारण की क्षमता को भी बढ़ावा होना चाहिए। ये सारे उपाय तो करने ही हैं। सबसे बड़ा उपाय हमें यह करना है कि किसानों का मन खेती में लगा रहे। इसके लिए किसानों की समस्याओं को कम करना होगा तथा उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करानी होगी। किसानों के दैनिक जीवन में आने वाले सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए
ग्रामीण पंचायतों व राज्य पंचायतों को काम करना होगा। उन्हें हर संभव आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्हें हर साल एक मुफ्त रकम दी जानी चाहिए और जो किसान थोड़े संपन्न हैं उन्हें थोड़े कम ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध करवाना चाहिए तथा छोटे किसानों को बगैर ब्याज के रकम देनी चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश किसान इन्हीं कर्ज को नहीं दे पाते तो सरकार को उन्हें माफ़ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके सरकार किसानों का भला करेगी। इसके साथ ही जो खेत करने वाले हैं, छोटे किसानों का शोषण करते हैं और बड़े पैमाने पर खेती करते हुए भारी भरकम फ़ायदा उठाते हैं, इससे सरकार अधिक से अधिक मालगुजारी या अन्य तरह के कर वसूल कर अपनी भरपाई कर सकती है। छोटे व मझोले किसानों को विभिन्न करों या मालगुजारियों से मुक्त किया जाना चाहिए। किसान ग्राम देवता तो होते ही हैं, उनके शरीर से जो पसीना निकलता है उनके ही खेतों खलिहानों में खुशहाली और हरियाली नहीं होती है। हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी किसान पृथ्वी का सीना चीरकर अनाज उगाते हैं। वे अपना शारीरिक दर भूलकर लोगों के भोजन का प्रबंध करते हैं। किसान देश का सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति होता है, उसे यह सम्मान मिलना चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है कि लोगों के भोजन की व्यवस्था करने वाला ही आज घूट घूट कर जीने को मजबूर है। कई राज्यों में तमाम किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जिन किसानों ने आत्महत्या की है वे देश की अमूल्य निधि थे, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। देश में किसी बड़े पद पर रहने वाले लोगों के लिए पलक पाबड़े बिछाए जाते हैं। इस लोक से विदा होने पर ऐसे लोगों को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है, परंतु किसान की मौत ऐसे होती है जैसे लोग जान ही नहीं पाते हैं। मुफलिसी में पैदा हुआ किसान मुफलिसी में ही दम तोड़ देता है। वह पूरा जीवन इंतज़ार करता रहता है, परंतु उसके इंतज़ार की घड़ियां खत्म नहीं होती। इसलिए जब वह मौत को गले लगाता है तब भी उसकी आंखें खुली रहती है। लगता है वह अच्छे दिन आने का अभी भी इंतज़ार कर रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक गांव के किसानों का डाटा इकट्ठा किया जाए। जो किसान आर्थिक तंगी की वजह से अपना जीवन अच्छी तरह से नहीं जी पा रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिलकर विशेष सहायता दें। उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए या उन्हें इतनी जीवन अवश्य मुहैया कराया जाए जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके। उसके पास यदि कर्ज है तो उसे कर्ज को तत्काल माफ़ किया जाए। किसान ग्राम देवता होते हैं, ग्राम देवता को बार बार नमन किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने वक्तव्य को ख़त्म करता हूँ। कल फिर चुनाव बिहार का और बाकी जगहों का है, अन्य विषयों पर भी बात होगी और मैं सुशासन की किताबों को लगातार दे रहा हूँ। इसके बाद भ्रष्टाचार की किताब शुरू होगी, मेरी 7 किताबें और 1000 जो मैगजीन्स हैं उसके बहुत सारे कोर्स आप तक पहुँचाना है। आप भी अपने भाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा में, अपना व्हाट्सएप में, अपने सोशल मीडिया में अकाउंट्स बना करके हमारी वक्तव्यों को लेकर के आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में उसको फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए। तभी हम अहरा और मानवाधिकार के सच्चे सिपाही कहलाएंगे। मानवीय चयन बनाते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा देश के अंदर शांति और सद्भावना बनाएं, क्योंकि हमें डर है कि आज जिस स्थिति में पृथ्वी के ऊपर जो सारे देश और विदेश के लोग, जो अलग अलग देश के लोग जिस तरह से नीति या जो कार्य कर रहे हैं, यह तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है और उसमें मानव की ही क्षति होगी और हम भी उसमें शामिल हैं। हमारे भी क्षति हो सकती है, हमारे बहु बेटी बच्चों का भी हो सकता है। ये महामारी और ये जो युद्ध, ये जो सारा का सारा मानव के विकास के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस विनाश से बचने के लिए बार बार मैंने कहा कि हम लोग जहां अभी कोरोना से हटते हुए हम लोग सेव लाइफ ऑफ अर्थ, पृथ्वी के जीवन को बचाने के लिए हम लोग मुहिम छेड़ने जा रहे हैं और उस पर आपका भी हमें सहयोग चाहिए। आपका डॉक्टर एमी दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा और ANP का अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।